हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और नर्चर क्लासेस के थ्रू आज हम देखेंगे जो हमारे एनसीईआरटी ज्योग्राफी के एमसीक्यू हैं। तो आज उसका हम 32 लेक्चर देखेंगे जिसमें हम डेली बेसिस की तरह 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये हमारा टेली इंस्टाग्राम चैनल की आईडी है, तो ज्वाइन कर लो। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव अकर्ड इफ द अर्थ हैड नॉट बीन इंक्लाइंड ऑन इट्स ऑन एक्सिस। मतलब ये कह रहा है कि इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। इन 4 ऑप्शन में से एक आंसर चूज करना है आपको, जिसमें कहा गया है कि अर्थ हैड नॉट बीन इंक्लाइंड, अर्थ हैड नॉट बीन इंक्लाइंड ऑन इट्स, मतलब ऑन इट्स ऑन एक्सिस। मतलब अभी तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ हमारी जो है, जैसे ये आपका अर्थ क्या है, वो इंक्लाइंड है। क्या है? इंक्लाइंड है एक्सिस पे। ठीक है, तो कितने डिग्री इंक्लाइंड है? तो अगर ये देखा जाए कितने डिग्री इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड है। अब आपको एक तो क्वेश्चन यहीं पे आपका बन गया कि कितने डिग्री इंक्लाइंड है अर्थ हमारी। अब यहाँ पे आपको एक वन लाइनर क्वेश्चन एसएससी बेस्ड जो एग्जाम है उनमें पूछ दिया जा सकता है। तो कितने डिग्री इंक्लाइंड है? 23.5, मतलब कह सकते हो 23 डिग्री एंड 5 मिनट। इतने डिग्री क्या है? इंक्लाइंड है, टिल्टेड है। ठीक है, तो कहा है यहाँ पे, ये कहा है कि ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। अब कहा गया ये आपकी इक्वेटर है। ये कहा गया है कि यहाँ पर अर्थ है, अगर इंक्लाइन ना होती, अर्थ ऐसी होती, अर्थ की पोजीशन ऐसी होती, नॉर्थ पोल यहीं पे होता, साउथ पोल यहाँ पे होता और सनराइज ऐसे पड़ रही होती, तो क्या होता? नॉट बीन इंक्लाइंड इट ऑन इन एक्सेस। तो क्या होता है इनमें से? तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अगर अर्थ अपनी एक्सिस पे इंक्लाइन नहीं होती, मतलब अपनी एक्सिस पे टिल्टेड नहीं होती, झुकी नहीं होती, 23.5 डिग्री मतलब 5 मिनट जो भी है, तो ऑल द सीजन्स, कह रहा ऑल द सीजन्स वुड हैव बीन ऑफ द सेम ड्यूरेशन। जो सारी सीजन्स हैं, जो मौसम है, वो कैसे होते हैं? सारे जो मौसम्स हैं वो कैसे होते हैं? हैविंग सेम ड्यूरेशन, उनका टाइम ऑफ पीरियड सेम होता है। कि मतलब कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहें कि समर थी 6 घंटे की होगी, और वो भी 6 घंटे के, 6 6 घंटे का सेम ड्यूरेशन में सारे बनाए। विंटर भी 6 घंटे के, समर भी 6 घंटे का, ऐसे मतलब एक अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, मतलब एक जनरल वे में आपको कह रहा हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है सेम ड्यूरेशन की होगी। चलिए, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, द सीजन वुड नॉट हैव चेंज्ड, कि सीजन में कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। चलिए, तीसरा ऑप्शन है द समर्स वुड हैव बीन ऑफ द लॉन्गर ड्यूरेशन। यहाँ पे कह रहा है कि जो गर्मियां हैं, गर्मियां क्या, ग्रीष्म ऋतु है, वो कैसी होगी? वो बहुत ही लंबे पीरियड तक चलेगी। 360 दिन होता है। अब जैसे इसका जो ऑल सेम ड्यूरेशन वाला अभी एक बार और बता देंगे। 360 डेज, मतलब 365 डेज का होता है ईयर। तो कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 200 कुछ समथिंग, 250, कह रहा समर चलेंगी, बाकी जो बचा उसमें विंटर, ऑटम और स्प्रिंग सीजन आएगी, ऐसा कह रहा है कि समर लॉन्गर होंगी। चौथे में कह रहा है कि विंटर लॉन्गर होंगी। ठीक है, विंटर ज्यादा लंबी चलेंगी, समर कम चलेगी। और इस वाले में अगर हम देखें, सेम ड्यूरेशन कह रहा है कि 6 महीने दे, 6 महीने कह रहा है गर्मी पड़ेगी, 6 महीने कह रहा सर्दी पड़ेगी। ऐसे बांट लो, या 4 सीजन्स हैं तो कह दो 3 महीने गर्मी, 3 महीने सर्दी, 3 महीने ऐसे ऐसे पड़ेगी। तो इनका कहने का मतलब यहाँ पे ये है। तो चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से हमेशा की तरह क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। बहुत ही लॉजिकल सवाल है, और अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से थोड़ा पढ़ी है तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थ की एक्चुअल लोकेशन क्या, मतलब अर्थ क्या है? अर्थ टिल्टेड है, ये देखो, ये है अर्थ, ये प्लेन से टिल्टेड है। कितना डिग्री? अभी हमने बताया था 23 डिग्री एंड 5 5 मिनट डिग्री टिल्टेड है। ठीक है, ये रॉन्ग पोजीशन है, लेकिन इस ये रॉन्ग वाली जो पोजीशन है, इसी पोजीशन की बात कर रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इसी पोजीशन, अगर कह रहा है अर्थ इस पोजीशन में होगी तो क्या होगा? एक्चुअल तो अर्थ इस करेक्ट वाले पोजीशन पे है,
लेकिन कह रहा है अगर इस पोजीशन पे अर्थ होती तो क्या होता। तो देखिए, अर्थ वर नॉट टिल्टेड ऑन इट्स एक्सेस, देयर वुड बी नो सीजन, यहाँ पे कोई भी सीजन नहीं होगी, द सीजन वुड रिमेन सेम, सारी सीजन कैसी होंगी, सेम होंगी, कोई सीजन ही नहीं होगी। कह रहा है अर्थ वुड बी वार्म एट द इक्वेटर, अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी इक्वेटर पर, मतलब विषुवत रेखा पर गर्मी ज्यादा होगी क्योंकि सन रेज ज्यादा पड़ेंगी वहां पे, और पोल्स पे वैसे भी टिल्टेड पड़ती हैं, अब पोल्स पे क्या होगी, पोल्स पे आपको ठंडी देखने को मिलेगी बहुत ज्यादा, क्योंकि अब सन रेज पोल्स पे पड़ेंगी नहीं। क्योंकि पहले क्या था, अगर हम देखें अर्थ ऐसी, अगर एक्चुअल अभी देखी जाए तो अर्थ ऐसे टिल्टेड है, तो सन रेज जो आती हैं वो ऐसे पड़ती हैं, पोल्स पे भी पड़ती हैं। तो जैसे यहाँ पे भी साउदर्न पोल पे नहीं पड़ रही है, नॉर्दर्न पोल पे पड़ रही है, तो ये कब की कंडीशन है, ये जून की कंडीशन है, जून मई जुलाई की कंडीशन है। नॉर्दर्न पोल पे थोड़ा गर्मी होती है, साउदर्न पोल पूरा फ्रीज मतलब ठंडा होता है, क्योंकि सनरेज पड़ती नहीं, टिल्टेड पड़ती है बहुत ज्यादा कम। ठीक है, तो ये पोजीशन होती है। लेकिन अब ये, अगर अब ये वाली पोजीशन होगी, अब ये वाली पोजीशन होगी तो सनरेज केवल इक्वेटर पे पड़ेंगी, सनरेज यहाँ पे जाएंगी नहीं, ऐसे निकल जाएंगी, यहाँ पे निकल जाएंगी, तो ये फ्रीज जोन मिलेगा आपको पोल्स, ये वाला आपको ठंडा क्षेत्र मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज वी लो ऑन द हॉरिजन। तो आंसर आपका क्या है, आंसर यहाँ पे आपका होगा द सीजन्स वुड नॉट हैव चेंज, मतलब यहाँ पर सीजन्स में कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, लॉन्गर कहाँ से हो जाएंगे, जो विंटर्स वुड हैव बीन ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन क्यों हो जाएगी भाई, अब विंटर जैसे यहाँ पे समर चल रही है, यहाँ पे समर सेम चल रही है ना, अब यहाँ पे समर ही रहेगा, यहाँ विंटर रहेगा, यहाँ समर रहेगा, इक्वल रहेगा, अब विंटर लॉन्गर थोड़ी हो जाएगी। क्योंकि भाई ये एक्सिस पे ये थोड़ी कह रहा है रोटेशन करना बंद कर दिया, रोटेशन तो करेगी ना अर्थ पे, लेकिन अब ये वाला अभी पार्ट सन के जब रोटेट कर रहा होगा तो ये वाला अभी पार्ट प्रेजेंट टाइम में सन के सामने है, फिर रोटेट करके आएगा, ये पीछे वाला पार्ट सन के सामने हो जाए, यहाँ गर्मी हो जाएगी, यहाँ सर्दी हो जाएगी, ये सिचुएशन बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स बाय द आर्कीपैलगोस, हमें आर्कीपैलगोस के बारे में बताना है, ये क्या है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में किससे रिलेटेड है आर्कीपैलगो। और आर्कीपैलगो अगर हिंदी में इसका नामकरण किया जाए तो आंसर शायद आप सामने निकल के आ जाएगा। फिलहाल तो वीडियो को पॉज कीजिए, अगर आपने आर्कीपैलगो सुना है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है, अगर आपने आर्कीपैलगो सुना है तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो देखिए क्या है आर्कीपैलगो, देखते हैं। आर्कीपैलगो क्या होता है, एक आर्कीपैलगो इज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। जब छोटे छोटे ग्रुप आइलैंड से ग्रुप ऐसे मिलते बनते हैं तो ये पूरा एक कंट्री बनती है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं आर्कीपैलगो, आर्की पेलागो, पैलगो कुछ भी कह दो जो भी। तो जैसे ये हमने एक मैप एक यहाँ पे आपको लगाया है, जैसे आपको ये फिलीपींस दिखेगा, फिलीपींस क्या है, ये एक आर्कीपेलगो कंट्री है। आर्कीपेलगो कंट्री कैसे है, देखो ये छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बनी है, ये इसकी कैपिटल है मनीला। एक लुजोन हो गया, पैने हो गया, आपके चेबू हो गया आपका, ये देखो दवाओ, ये सारे ये क्या छोटे छोटे प्लेवन, ये सारे छोटे छोटे आइलैंड मिलके, और भी आइलैंड हैं जो छोटे छोटे, ये देखो छोटे छोटे माइनर से आइलैंड हैं, ये छोटे छोटे आइलैंड मिलके क्या बना, ये पूरा एक कंट्री बना, जिसका नाम क्या रखा, जिसका नाम है फिलीपींस। तो छोटे छोटे जब आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मिलते हैं तो एक आर्कीपैलगो कंट्री बनती है, या जो एरिया होता है उसी को आर्कीपैलगो कहते हैं। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपैलगो कंट्री कौन सी है, इंडोनेशिया है, अप्रोक्स 13,000 आइलैंड से मिलकर बनी है, छोटे बड़े सारे आइलैंड मिला के। जैसे जापान एक आर्कीपेलागो कंट्री है, अपने इंडिया का भी देखो अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार क्या है, एक आर्कीपेलागो आइलैंड है छोटे 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 आइलैंड से मिलके बना है। तो उम्मीद करता हूँ आंसर आपका समझ में आ गया, क्या है आइलैंड, इसका आंसर हो गया आइलैंड। बाकी हम समझ लेते हैं लेक क्या होती है, जैसे हम झील कहते हैं, झील क्या होती है, झील का मतलब होता है कि जब एक एरिया जो वाटर से फिल्ड होती है, एक ऐसी एरिया जो फिल्ड बाई वाटर। माउंटेन आप जानते ही हैं, एकदम स्टीप स्लोप टाइप की होती है, माउंटेन कहलाते हैं। प्लेट्यू की बात करें तो प्लेट्यू क्या होते हैं, टेबल माउंटेन ही होते हैं, लेकिन ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, लेकिन टेबल नुमा आकृति होती है, ऊपर आगे ऊपर की तरफ कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं।
ऊपर की तरफ फ्लैट होते हैं। और बाकी हम देखें, ये माउंटेन हो गए, स्टीप स्लोप्स होती है, आपको ज्यादातर मिलेगी, जैसे हिमालयन माउंटेन हो गए, आपकी और भी पहाड़ियां होंगी, महादेव हिल्स। और ईस्टर्न पार्ट में जाओ तो आपको गारो खासी जंतिया बहुत सारी हिल्स मिलेगी छोटी छोटी, तो ये स्टीप टाइप की होती हैं। और प्लेट्यू में क्या डिफरेंस होता है, प्लेट्यू होते हैं तो माउंटेन टाइप के होते हैं, लेकिन ऊपर फ्लैट फ्लैट होते हैं, एकदम एकदम टेबल नुमा आकृति होती है। ये आपको ज्यादा मालवा प्लेट्यू, ये मिडिल जो हाईलैंड क्षेत्र है ना, मध्य प्रदेश ये सब, और डेक्कन प्लेट्यू नीचे आपको मिलेगा। ये सारा भारत में प्लेट्यू है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आंसर समझ में आ गया आपको। मे बी इसी आइलैंड क्या होते हैं, आइलैंड वो होते हैं जो चारों तरफ से क्या होते हैं, वाटर से घिरे होते हैं, उन्हें आइलैंड कहते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द द ट्रांसफर्स longitudinal and surface waves in the earthquake originate from। मतलब ये कह रहा है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडाइनल, ये देखो, जो वेव है ना, उनके नाम है ये, दूसरे नाम है। तो आपको बस क्वेश्चन थोड़ा हल्का सा घुमा के दिया गया है, और कुछ नहीं है। सरफेस वेव्स हो गई इन द अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक में होती हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम। अब कह रहा है यार, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? तो पहला तो ऑप्शन ये कह रहा है, पहले ऑप्शन में कह रहा है द फोकस विद इन द बॉडी ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर ही एक फोकस बनता है, उस फोकस से जनरेट होती हैं। दूसरा कह रहा है फोकस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कह रहा है अर्थ के सरफेस पर फोकस बनता है, वहां पे जनरेट होती हैं। तीसरा कह रहा है इपी सेंटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर इपी सेंटर बनता है, वहां से जनरेट, इपी सेंटर विद इन द बॉडी ऑफ द अर्थ। ऐसा कह रहा है कि इपी सेंटर है, विद इन द बॉडी ऑफ द अर्थ बनता है, वहां से जनरेट होता है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये जो वेव्स हैं, तीन वेव्स हैं। अच्छा, इनके नाम क्या है, नाम जान लो, एस वेव, पी वेव। अब यहाँ से एक सवाल बन सकता है, इसलिए एक ये सरफेस वेव होती है। अभी हम देखेंगे कौन कौन सी ये नाम है इनके। तो ये अर्थक्वेक से रिलेटेड वेव्स होती हैं, इनसे ही हम पता लगाते हैं अर्थक्वेक की एक्टिविटी को सारी। ठीक है। तो ये कह रहा है कि जहां से ये ओरिजिनेट होती हैं, वो पार्ट कौन सा होता है। तो चार ऑप्शन दिया, बड़ा लॉजिकल सवाल है, अगर आपने अर्थक्वेक को थोड़ा भी देखा होगा तो आप ये क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। फिलहाल तो वीडियो को पॉज करके खुद से अटेंड करिए, चाहे सही करिए गलत करिए, कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि बिना कोशिश किए आप कोई फायदा नहीं है आपको ये 5 क्वेश्चन की सीरीज देखने का भी। क्योंकि एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आएंगे, रट नहीं पाओगे, बहुत बहुत ज्यादा अथाह सागर है यार, कहाँ तक उसमें से। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि क्वेश्चन को समझो, और उसको कितने डायरेक्शन से कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया ट्रांसवर्स, ये नाम चेंज करके दिए। अब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दे देगा, ट्रांसवर्स वेव इज रिलेटेड टू बिन विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे देगा पी वेव्स, एस वेव्स, सरफेस वेव, एल वेव। आपको दे देगा 4 वेव्स, अब बताओ किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको नाम भी पता होना चाहिए। ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं अर्थक्वेक के बारे में, ये सब। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। फिलहाल तो इसका देखते हैं। देखो, ये होता है फोकस। सॉरी, ये होता है आपका फोकस। अब फोकस जमीन के अंदर ही होता है, अर्थ के इनसाइड होता है। कहाँ होता है? इनसाइड द अर्थ, अर्थ के इनसाइड होता है। अब फोकस पे क्या होता है, यहाँ पर जो वेव्स होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स आती हैं, ट्रैवल करती हैं, यहां से अर्थक्वेक जनरेट होता है। अब जब जनरेट होता है तो इसके सबसे देखो चारों डायरेक्शन में फैलता है, और इसके परपेंडिकुलर देखो ऊपर जाता है सरफेस। तो ये सबसे नजदीक पॉइंट होता है इपी सेंटर। इपी सेंटर ये सबसे नजदीक पॉइंट होता है, इपी सेंटर इसके। और इसे यहीं पे सरफेस पे सबसे पहले भूकंप आता है, जहां पे क्रैक पड़ते हैं, जमीन में क्रैक पड़ जाता है, और फिर सबसे ज्यादा डैमेज होता है। ठीक है। तो फोकस कहाँ पे होगा आपका? इनसाइड द अर्थ होगा। तो जहां से ओरिजिनेट होता, तो यहीं पे ओरिजिनेट की बात की गई, कहां से अर्थ को ओरिजिनेट होता है, वो आपके फोकस पे ओरिजिनेट होता है, और फोकस का दूसरा नाम होता है हाइपोसेंटर। ठीक है। तो फोकस विद इन द बॉडी ऑफ द अर्थ, तो ए ऑप्शन आपका आंसर बन गया। चलिए बाकी हम देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। अब बाकी हम देखें तो क्या होता है, देखो, सबसे पहले देखो कि जो हमारा वेव्स होती हैं जो हमारी, वो दो टाइप की होती हैं। एक तो हमारी बॉडी वेव्स होती हैं, एक हमारी सरफेस वेव होती है। बॉडी वेव की बात करें तो आपकी पी वेव आ जाती है,
और एस वेव आ जाती है। सरफेस वेव में आपकी सरफेस वेव ही होती है जो सरफेस पे आती है। ये सबसे ज्यादा डैमेज करती हैं, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट मतलब डैमेज, इनसे सबसे ज्यादा नुकसान होता है। डैमेज डैमेज सबसे ज्यादा किससे होता है? सरफेस वेव पे, क्योंकि ये सरफेस पे आती है, क्रैक करती है, बिल्डिंग बिल्डिंग गिरा देती है, बहुत सारे हैं। अब हम देखते हैं पी वेव से एस वेव के। अगर हम पी वेव के बारे में देखें तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें बेटा प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, और इनका दूसरा नाम है लॉन्गिट्यूडाइनल वेव्स। आई थिंक हिंदी में अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। एक बार हिंदी में कंफर्म कर लेना, मुझे नाम कंफ्यूजन है। अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ होता है, लेकिन किसको अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ कहते हैं, एक बार फिलहाल अपने आप से क्लियर कर लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो पी वेव्स क्या होती है, ये प्राइमरी वेव्स होती हैं। और पी वेव्स ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में चलती हैं। एस वेव होती हैं जो आप, हाँ, सॉलिड लिक्विड में चलती हैं। और एस वेव की बात करें तो ये केवल सॉलिड में चलती हैं, लिक्विड में ट्रेवल नहीं करती है, ये ओनली सॉलिड में ट्रेवल करती है। तो इनसे हमें ये भी पता लग जाता है इनसाइड में कहाँ पे सॉलिड है कहाँ पे लिक्विड है, इन्हीं वेव के द्वारा हम पता लगाते हैं। प्राइमरी वेव की बात करें तो क्या होता है, ये देखो नीचे पी वेव का स्ट्रक्चर देख रहे हो। क्या होता है, फर्स्ट वेव इज हिट द सिस्मोग्राफ वेन द, सबसे पहले ये हिट करती है सिस्मोग्राफ। और सिस्मोग्राफ क्या होता है, ये एक टाइप का यंत्र होता है जिससे हमें ग्राफ जनरेट होता है उस पे, जिससे हमें पता लगता है कितने रेक्टर स्केल का भूकंप है। तो जितने स्पीड से स्ट्राइक करती है तो उतना ही ग्राफ ऊपर बनता है, तो उससे पता लगता है इतनी ज्यादा इंटेंसिटी का ये जो भी है अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड का है। अर्थक्वेक स्ट्राइक करता है, दे आर द लॉन्गिट्यूड वेव, मींस दैट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड प्रोपगेशन आर द सेम। देखो डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड, जो इसकी जो डायरेक्शन होती है ऑफ मोशन की, इसके मोशन की, एंड प्रोपोगेशन आर द सेम। दोनों ही कैसी होती है? वेव, देखो वेव तो ऐसी चल रही है, और पी वेव कैसी चल रही है? पी वेव ऐसी चल रही है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में चलती है। तो यहाँ पे एक बड़ा, अब यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में एक क्वेश्चन बन सकता है इन दोनों पे। अभी फिलहाल एस वेव को भी डिस्कस कर ले, इसके बाद बताएंगे इसको। अब देखो यहाँ का देखो हाई डेंसिटी होती है, ये आपको लो डेंसिटी दिखेगी। ये देखो ये इनके बीच का गैप ज्यादा है तो लो डेंसिटी दिखेगी, इनके बीच का गैप कम है तो हाई डेंसिटी, मतलब यहाँ पे ज्यादा स्ट्राइक कर रहा है एकदम, ठीक है, स्पीड से, हाई डेंसिटी है। तो देखो यहाँ पे पी वेव्स क्या चलती हैं, जिस डायरेक्शन में वेव की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में पी वेव भी चलती है। अर्थक्वेक की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में अर्थक्वेक होता आता है तो उसी डायरेक्शन पी वेव भी चलती है। तो ये पी वेव की खासियत है। हम एस वेव की बात कर लेते हैं, सेकेंडरी वेव कहते हैं, इन्हें शेयर वेव भी कहते हैं, और इनको ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। कौन सी वेव? इनको ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं विच मीन्स द मोशन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन वेव। अब देखो वेव की डायरेक्शन कैसी है? ऐसी। और एस वेव कैसी चलती? ऐसी। तो इनकी डायरेक्शन कैसी? ये वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन है। और एस वेव की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, ये सीधा स्ट्राइक करती है, ऊपर की तरफ भागती है, सॉलिड में भागती है केवल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन एक स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है, या आपको मतलब वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है। कह सकता है कि ऐसे ये वाला स्टेटमेंट रख सकता है सीधा सीधा, कि द मोशन इज द परपेंडिकुलर इन दिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स द मोशन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेशन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन है तो आपको नीचे एस पी एल और भी दे देगा नाम, एक और नाम दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर कौन सी चलती है, परपेंडिकुलर आपकी चलती हैं। वेव वेव प्रोपगेशन जिस डायरेक्शन में होता है उसके परपेंडिकुलर आपको दिखेंगी एस वेव्स, 90 डिग्री एंगल पर दिखेंगी, समकोण पर जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे इस अर्थक्वेक पे क्वेश्चन बन सकते हैं, अर्थक्वेक पे और भी मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी, इन चीजों पे भी और क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये तो था, आपने वेव का देख लिया, ठीक है। बाकी आपने ये देख लिया फोकस विद द बॉडी इन द अर्थ, यहाँ पे बनता है ये फोकस, इसका दूसरा नाम हाइपोसेंटर भी होता है। इपीसेंटर जब अर्थ जहां पर ये वेव्स सरफेस पे आती है ना, तो यहाँ पे इनका नाम सरफेस वेव हो जाता है। और फिर यहीं जहां पे ये सरफेस पे पहली बार आती हैं उसी को इपीसेंटर बोलते हैं, इपीसेंटर। तो ये सारे मैप वेव्स देखना, और ये बहुत डैमेजिंग होती हैं, बहुत ज्यादा डैमेज करती हैं सरफेस वेव्स, ये सारी, ठीक है। तो चलिए हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा द फोकस विद इन द बॉडी ऑफ द अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर द एसोसिएटेड विद द ड्राई मानसून फॉरेस्ट, किसके बारे में पूछा है? ड्राई मानसून फॉरेस्ट, शुष्क, शुष्क मानसून वन, या हम कह सकते हैं शुष्क पतझड़ वन, पत पतझड़ वन, या हम इंग्लिश में कह सकते हैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, सेम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, सबसे ज्यादा यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये पूरा ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट से भरा पड़ा हुआ इलाका। नीचे भी चले जाओ दक्कन के टाइप, जो विदर्भ क्षेत्र है, वेस्टर्न वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न पार्ट है जो, वो पूरा ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको मिलेगा। तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, आपको क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला कह रहा है यहाँ पे कि एनुअल रेनफॉल इज बिलो 50 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ एलिमिनेशन से कर सकते हो क्वेश्चन, अब ये लॉजिक मत लगा देना ड्राई डेसिडुअस मानसून भी तो लिखा है तो ठीक है। ट्री आर शॉर्ट रूटेड, ओके। थॉर्नी सर्फ्स एंड द ग्रासलैंड, ओके। मैंगो, महुआ, शीशम, कीकर आज अ प्रोमिनेंट ट्री। देखो ये चौथा ऑप्शन तो आपको पता होगा, अगर आप उत्तर प्रदेश बिहार है इस साइड के भी हैं तो आपको पता होगा कि ज्यादातर मैंगो, महुआ ये सब देखने को बहुत सारी मिलती है वेजिटेशन। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन तो आप कर ले जाएंगे, सही है हमारा। एलिमिनेशन से करके देख रहे हैं, जो चौथा ऑप्शन सही है तो पहला कट गया, दूसरा कट गया, मतलब वन ऑप्शन तो है नहीं। बिलो 50 सेंटीमीटर, मानसून फॉरेस्ट लिखा है फिर भी 50 सेंटीमीटर से कम बारिश, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। काटो सीधा सीधा। अब बचे दो। दूसरे में कहा कि द ट्रीज आर शॉर्ट रूटेड, जो ट्रीज हैं यहाँ के वो छोटी उनकी रूट होती है, रूट बहुत छोटी होती है, ऐसा कहा। चलो, कि मतलब ये ट्री है इसकी रूट ज्यादा नहीं है, बस यहीं तक छोटी छोटी होती है। और तीसरे में कहा था थॉर्नी श्रब्स एंड द ग्रासलैंड, आपको बहुत ही कांटेदार थॉर्नी मतलब कांटेदार आपको झाड़ियां मिलेंगी, श्रब्स एंड ग्रासलैंड आपको घास भी, घास के मैदान भी मिलेंगे, घास स्थल भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? घास स्थल भी मिलेंगे देखने को, ऐसा कह रहा है। तो देखो, पहली बात, अगर थोड़ा 50-50 हो गया, या तो चार तो दोनों में है, या तो दो सही होगा, तीन सही होगा। अगर देखा जाए तो ट्री आर शॉर्ट रूटेड, अगर शॉर्ट रूटेड ट्री होंगी तो ड्राई डेसिडुअस मानसून, मानसून फॉरेस्ट तो है। मानसून देखो लॉजिक थोड़ा लगाओ कि मानसून तो हमेशा 24 पूरी साल थोड़ी रहती है भारत में, वो तो एक सीजन बेस्ड आती है। अब सीजन बेस्ड आती है तो बाकी सीजन सोचो, 3 महीने मानसून आ गई, बाकी तो 9 महीने तो क्या ड्राई रहेगा। अब ड्राई रहेगा तो प्लांट तो हरा भरा रखने के लिए अपने क्या करेगा, पानी उसे चाहिए होगा। और जब पानी चाहिए होगा तो उसकी रूट और डीप चली जाएंगी ना पानी लेने के लिए, तो शॉर्ट रूट कहाँ से होंगी? तो दूसरा तो कट हो गया लॉजिकल, सीधा आंसर आ गया आपका 3, 3 और 4, सी ऑप्शन। जो कितना अच्छा सवाल था, एलिमिनेशन से आप कर सकते थे, अगर आपको 40% भी नॉलेज थी ना, आप क्वेश्चन को कर ले जाते। अब इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ना मतलब बहुत ही ज्यादा एक मूर्खता होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका एक बार। ऑप्शन ही हमने कर दिया, ये देखो फिगर है, ये आपके जो सॉरी, ये जो इमेज है इसमें दिखाया गया है, ये क्या है? ये देखो आपके थोड़ा लॉन्ग वो भी होते हैं, लॉन्ग ड्राई सीजन फॉलोड बाई सीजन ऑफ हैवी रेनफॉल। अब हमने लॉजिक बता दिया इनकी रूट लॉन्ग क्यों होती है, क्योंकि सीजन जो मानसून सीजन 12 मास नहीं रहती है, 12 महीने नहीं रहती है। तो थोड़ी सरफ सरस अब देखो मानसून जब नहीं रहेगी, 9 महीने मानसून नहीं रहती है, तो यहाँ पे थोड़ा झाड़ियाँ टाइप की दिखती हैं आपको, हरे भरे 24 घंटे पेड़ नहीं दिखते हैं, एकदम हरे भरे, एकदम डार्क, जहाँ सनलाइट भी पेनिट्रेट करके नीचे ना जा पाए। ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा कहाँ दिखता है? ऐसा आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी हम ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की थोड़ा हम ये देख लें, क्या होते हैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिन्हें शुष्क पर्णपाती वन या शुष्क मानसूनी वन भी कहते हैं, जिसके बारे में चर्चा हो रही थी।
तो ये कहाँ पे आपको, यहाँ आपको बारिश मिलेगी 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी। ये भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्र में है। भारत मतलब इंडिया, इंडिया में क्या है, ये जो एरिया कवर करते हैं, लार्ज एरिया कवर करते हैं, लार्ज लार्ज एरिया कवर करते हैं इंडिया में। इनकी बात की जाए तो ये क्या है, ज्यादातर आपको भीतरी भागों में मिलेंगे। ये ज्यादातर इनसाइड इनसाइड जोन में मिलेंगे आपको। ठीक है, कोस्टल एरिया में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, मानसूनी फॉरेस्ट होते हैं ये सारे हैं, और ये अपनी पत्तियां वत्तियां गिरा देते हैं। बाकी इसमें शीशम है, साल, सागौन, साखू, आम, आंवला, चंदन, ये सारी क्या है, ये आपको यहाँ पे पौधे में जो वेजिटेशन है वो मिलेगी। अगर इसकी और विशेषताएं देखें, यहाँ पे सॉफ्ट वुड पाई जाती है। और इस वुड का क्या है, इकोनॉमिक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बहुत यूजफुल है, ये यूजफुल है। इसके अलमीरा, वेट बेड, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। अब जो गेट होता है, मेन गेट होते हैं वुड के, और विंडोज होती हैं, ये सारी चीजें, बहुत और भी चीजें हैं जो बनाई जाती हैं इसकी। बहुत ही अच्छी वुड होती है। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत ही यूजफुल होती है। चलिए, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट देख लिया हमने। ठीक है। अब इमेज लगाना भूल गए, भारत के कहाँ कहाँ पे क्षेत्रों में ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है। अगर हम देखते हैं तो इमेज देखो, सर्च करके देखते हैं फिलहाल। मानसून फॉरेस्ट इन इंडिया, चलिए देखते हैं। मानसून ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इन इंडिया, अगर इमेज हमें मिल जाती है ऑन मैप, तो हम, हमारे लिए काफी अच्छा होगा। देखिए, मिल तो गई है इमेज। फिलहाल तो हम इसका यूज करेंगे, इमेज का। अब ये इमेज है, खुल जा भाई। हाँ, तो ये इमेज है आपके सामने खुल के आई है। अ, ये आपके डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ये जो ग्रीन वाला लाइट ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, ये डार्क ग्रीन वाला तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ये लाइट ग्रीन वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको ज्यादातर पूरा मिलेगा। ठीक है, तो इंडिया में सबसे ज्यादा ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। आपने देख लिया मैप पे, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, आंसर हमारा सी ऑप्शन हो गया। तो चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड मैप पे। आज थोड़ा डिफरेंट टाइप का वर्ल्ड मैप का क्वेश्चन है। वर्ल्ड मैप पे क्वेश्चन है, which one of the which one among the following is the type of the Comoros Island? किसके बारे में बात की गई है, कॉमोरोस आइलैंड। विच लाई इन द इंडियन ओशियन, अच्छा ये भी बता दिया कि ये इंडियन ओशियन में पाया जाता है। चलिए, वन लाइनर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, देखो। बिटवीन नॉर्दर्न मेडागास्कर एंड द अफ्रीकन कोस्ट। अच्छा, पूरी डिटेल दे दी गई है। बस तुमसे ये पूछा गया किस टाइप का ये कॉमोरोस आइलैंड है। ये वॉल्केनिक आइलैंड है, या ये ग्लेशियल इरोडेड है, या ये योलियन डिपॉजिट है, या फोल्डेड है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब चारों समझा देते हैं। वॉल्केनिक का मतलब होता है यहाँ पे ज्वालामुखी के प्रस्फुटन से बना हो, एरप्शन से बना हो। ज्वालामुखी के प्रस्फुटन से बना हो। प्रस्फुटन मतलब इरप्शन होता है, एकदम विस्फोट होता है बाहर, नीचे से लावा निकलती है, नीचे से मैग्मा आती है, ऊपर लावा बनती है, लावा बन के निकलती है, ये सब। ग्लेशियल एरोडेड मतलब होता है जब जो आई थिंक जो आपके ग्लेशियल होते हैं, जो तो इरोड होते हैं एकदम, टूट टूट के बनते हैं, नीचे आके बनते हैं, तो उससे कह रहा है कॉमरोज आइलैंड बना। इलो और ओल इओलियन डिपॉजिट मतलब होता है जब आप डेजर्ट एरिया में जाएंगे तो बहुत सारी डस्ट है, जो डेजर्ट है, वो सैंड पार्टिकल हैं, उड़ते हैं एक जगह से उड़ के दूसरी जगह, इरोजन हो जाता है उनका, एक जगह से दूसरी जगह इरोजन होता है, पहले वीदरिंग, इरोजन, ये सारी प्रोसेस होती है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, कहीं से सैंड ड्यू बन जाती है, कहीं पे आपको ओएसिस देखने को मिलेंगे, मरुद्धान टाइप के, कहीं पे लोयस देखने को मिलेंगे। तो ये सारे क्या किसके पार्ट है,
यूलियन डिपॉजिट्स के हैं, ठीक है। और फोल्डेड की बात करें तो ये आपके माउंटेन जैसे दिखेंगे, क्या है, जैसे एक प्लेट इधर से आई, एक प्लेट इधर से आई, बीच में क्या था, मलबा था, और वो क्या हुआ, फोल्ड होके ऐसे माउंटेन की शेप ले लिए, तो फोल्डेड कहते हैं, बलित, जैसे हिंदी में कहते हैं बलित। तो चारों ऑप्शन हमने आपको समझा दिए हैं। बात कहा है कि कोमोरोज आइलैंड ये कैसा है, वोल्केनिक है या ग्लेशियल इरोडेड है, या यूलियन डिपॉजिटेड है या फोल्डेड है। चलिए अब सॉल्व कीजिए खुद से क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी सिंपल पूछना था मैप में वो तो क्या था, वो तो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी गई क्वेश्चन में। क्योंकि यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, कोमोरोज आइलैंड सिचुएटेड लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन, चार ओशन दे दिया गया, वन लाइनर क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस में पूछ देगा आपको। तो आपको पता ही है यूपीएससी में आपको एक स्टेटमेंट बना के दे देगा, नीचे तीन स्टेटमेंट होंगे, उनमें से एक स्टेटमेंट ये डाल देगा। तो यहाँ पे क्या है, किस डायरेक्शन से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैपिटल बेस दे देगा आपको, नॉर्दर्न मेडागास्कर ये पूरी लोकेशन दे रखी है, ठीक है। ये एक अफ्रीकन आइलैंड है, अफ्रीकन कंट्री है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, बाकी हम देखते हैं कि ये आपका कोमोरोस आइलैंड है। देखिए कोमोरोस क्या है, एक वोल्केनिक ग्रुप ऑफ आइलैंड है। एक एक वोल्केनिक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ज्वालामुखी ग्रुप का आइलैंड है, छोटे छोटे मतलब चार उससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एट द नॉर्दर्न एंड ऑफ द मोजाम्बिक चैनल ऑफ द इंडियन ओशियन बिटवीन द मेडागास्कर एंड द साउदर्न साउथ ईस्ट अफ्रीकन मेनलैंड। अब हम कोमोरोस की थोड़ा लोकेशन को देख लेते हैं, और ये चार पार्ट्स में डिवाइड है। तो चलिए कोमोरोस की अगर लोकेशन को देखा जाए तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, और प्यारे भारत के हम कहाँ जाएंगे, साउथ वेस्ट में, ये कर्सर जा रहा है, ये देखो, ये यहाँ पे कर्सर हो गया, थोड़ा छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं आपको कर्सर के पास, अगर इनको हम जूम आउट करें तो देखो, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका की कंट्री एक क्या है, मेडागास्कर जी। और मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में, मेनलैंड अफ्रीका के बीच में एक चैनल है जिसे मोजाम्बिक चैनल कहते हैं, और यहीं से एक करंट पास होती है, जिस करंट का नाम क्या है, जिस करंट का नाम है बच्चों, क्या, अगुल हास करंट। और कैसी करंट है, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, कैसी करंट है, एक वार्म करंट है जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाती है। अब ये आपको थोड़ा जूम किया हमने तो आपको मोजाम्बिक कोमरोज दिखा। अब कोमरोज देखो, अगर आपको इंडियन ओशियन में दिखा अफ्रीका के पास में, ये कोमरोज थोड़ा जूम इन कर लो। अब कोमरोज इंडियन कोमरोज आइलैंड है, ये चार आइलैंड है, चार आइलैंड से मिलकर ये कंट्री बनी है कोमरोज, ठीक है। अब कोमरोज का सबसे साउदर्न वाला आइलैंड देखो, मायोट्टे। मायोट्टे मायोट्टे क्या है, मायोट्टे पे फ्रांस क्या है, क्लेम करता है, फ्रांस कह रहा है ये मेरा पार्ट है, फ्रांस ने क्लेम किया है, ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा फ्रांस कह रहा है ये मेरी टेरिटरी है, कभी जीता होगा, एनेक्स किया होगा उसने। तो कोमरोज की आपने लोकेशन देख ली, ठीक है। और भी हम क्वेश्चन यहाँ पे करवा चुके हैं आपको, कोमरोज, और भी छोटे आइलैंड, सेशल्स, कोमरोज, मॉरिशस, रीयूनियन, रीयूनियन ये फ्रांस का आइलैंड है, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन करवा चुके हैं यहाँ पे, इनको ऑर्डर में लगवाना, ये सारे देख चुके हैं मैपिंग पे। तो चलिए हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने क्वेश्चन पे अगर चलें तो देखें क्या है, कॉमरोज क्या है, इसके बारे में हम जान लें। वोल्केनिक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो आंसर तो हमारा क्या हो गया, ये एक वोल्केनिक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, आंसर हमारा ये बन गया। बाकी हम थोड़ा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, ये भी देख लिया, मोजाम्बिक चैनल पे है, मोजाम्बिक चैनल से कौन सी करंट पास होती है, वाटर करंट, कौन सी वाटर करंट पास होती है बच्चों, वो होती है अगुल हाश, कैसी है, ये वार्म करंट है, ऑफ द इंडियन ओशियन बिटवीन द मेडागास्कर एंड द साउथ ईस्ट अफ्रीका mainland, ओके, ये आपने अभी लोकेशन मैप पे देख ली है। एंड 180 माइल्स या 290 किलोमीटर ऑफ द, सॉरी, ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द अफ्रीका, ये अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट है, कितना दूर है, 290 किलोमीटर दूर है, अभी मैप पे देखा था आपने। कोमोरोज आइलैंड इन इंडियन ओशियन ऑफ द कोस्ट इज अफ्रीका, देखा। ए फोर आइलैंड, फोर्थ आइलैंड ऑफ द कमोरियन आर्किपेलगो, ये कमोरियन आर्किपेलगो कहते हैं, आर्किपेलगो अभी हम पिछले एक क्वेश्चन में बता चुके क्या होता है। माइटे इज द क्लेम बाय द कंट्री ऑफ द कॉमोरोज बट द एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द फ्रांस, इसको किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है, फ्रांस के द्वारा, वो क्लेम भी कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये कॉमोरोज है, ये माइटो है, ये किसके, फ्रांस इस पे क्लेम करता है, फ्रांस। लोकेशन देख ली है, और ये लोकेशन कॉमरोज है, ये 290 किलोमीटर दूर है अफ्रीका से ईस्ट डायरेक्शन में, ये मेडागास्कर है, ये आपका मोजाम्बिक चैनल है, चैनल है ये कौन सा,
चैनल है कौन सा, मोजाम्बिक चैनल है, यहीं से अगुल हास करंट पास होती है। और जो कैसी है, बॉम्ब करंट है। अगुल हास एक बॉम्ब करंट है। ठीक है, तो चलिए, आज हमारे 5 क्वेश्चन हो गए, काफी इंटरेस्टिंग थे क्वेश्चन। और बाकी हम डेली बेसिस पे देखते ही हैं क्वेश्चन। तो इस वीडियो की जो लिंक है और जो पीडीएफ है आपको इस टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। ये हमारे इंस्टाग्राम चैनल की आईडी है। ज्वाइन कर लो इंस्टाग्राम चैनल, जहाँ पे आपको डेली करंट बेसिस और क्विजेस देखने को मिलेंगी। तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिएगा। इसी नोट पे हम अपनी वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।